हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना पर जिक्र करने के लिए जो कि कुछ दिनों से मीडिया के अंदर सुर्खी बनी हुई है। ऑलरेडी हमने इस पर एक सेशन किया हुआ है जिसमें आपको बताया था कि एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, और उसने जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, अडानी को कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही मतलब 24-48 घंटे के भीतर 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। अभी खबर यह आ रही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर अडानी ग्रुप के द्वारा अपना जवाब पेश किया गया है और उसने यानी अडानी ग्रुप ने इसे भारत पर हमला करार दिया है। यानी कि भारत की उम्मीदों पर और भारतीय जो मार्केट है उसको नीचा गिराने के लिए किया गया यह हमला बताया है। फिलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च नामक जो रिपोर्ट है उसके चलते अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर थे, अब वो पायदान पर 11वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। यानी उनकी जो वेल्थ है वो लगातार घटती जा रही है। यानी उनके मार्केट में जो शेयर वैल्यू है उसकी प्राइस हिंडनबर्ग रिसर्च से पड़े जो डेंट है उससे लगातार गिरती जा रही है। हिंडनबर्ग ने अडानी द्वारा दिए गए जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आप अपनी कंपनी को बचाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ना लें। आपसे 88 सवाल पूछे गए हैं, उन 88 सवालों में से आप 62 सवालों पर जवाब नहीं दे पाए हैं। हिंडनबर्ग ने फिर से इसे लपेटा है। क्या है ये पूरा संवाद आज के सेशन में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च आफ्टर ऑल क्या करके पैसे कमाना चाहती है। आफ्टर ऑल क्या ये कंपनी अपना 2 साल इन्वेस्ट करके केवल अडानी पर रिसर्च कर रही थी, तो इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था, या फिर इसकी कोई और तगड़ी मंशा है, या फिर ये कोई वाकई एक कॉन्स्पिरेसी है। आज के सेशन में इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने खबर है, खबर 21 घंटे पहले की है कि अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग फ्रॉड क्लेम, यानी हिंडनबर्ग ने जो अडानी के बारे में कहा है कि ये एक फ्रॉड है, ये एक कैलकुलेटेड अटैक है इंडिया के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर सोचा समझा एक अटैक है अमेरिका द्वारा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया, ऐसा अडानी ने कहा है। हर जगह यह बात निकल कर आती है, और इस खबर में यहां पर ध्यान से देखने की बात यह है कि यह यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा जो फ्रॉड एलिगेशन लगाया गया है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिस पर आपका भी ध्यान शायद एक बार के लिए चला जाए, और वो ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने अपने यहां पर एम्प्लॉय की संख्या 5 बताई है, यह एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जिसके द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसने इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी खुद से लगातार 2 सालों में जुटाई है। अगर ऐसा है तो फिर क्या कारण रहे, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की नीयत पर सवाल उठने लाजमी हैं। हमने अडानी पर सवाल उठाए हैं, हमने ऑलरेडी एक सेशन में पूरी तरह हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या क्या कहा वो सब एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो इस सेशन को सुन सकते हैं, इसी टाइटल को लेकर के आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि क्या कारण है कि हिंडनबर्ग ने ऐसे समय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिस समय पर अडानी का एफपीओ आने वाला था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आने वाली थी 27 जनवरी को। उससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों आई? यह अपने आप में खास तरीके से दर्शाती है कि एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है, उसके आईपीओ के आने से जस्ट पहले आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कार्ड फेंक दो और अपनी तरफ से आश्वस्त हो जाओ कि अब जिम्मेदारी इसके ऊपर है अपने आप को सही प्रूव करने की। हिंडनबर्ग रिसर्च जो कि 5 एम्प्लॉय वाली 2017 में बनी कंपनी है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाकर खुद तो साइड में बैठ जाती है और प्रतिक्रिया देखने का आनंद लेती है। चूंकि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उदाहरण के लिए आज किसी भी आम व्यक्ति पर आप आरोप लगा दें कि इसने चोरी की थी, अब असल मायने में चोरी की थी यह शब्द बोलते ही अगर सामने वाला व्यक्ति इज्जतदार है, काफी नामी गिरामी व्यक्ति है, तो उसके ऊपर यह ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो ये सिद्ध करे कि उसने चोरी नहीं की थी। और एक आम राह का चलता राहगीर किसी को कह दे कि तुम चोर हो, तो ऐसी स्थिति में जितनी क्रेडिबिलिटी उस व्यक्ति की डाउन होगी, उससे नीचे वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तो बस आपको नीचा दिखाना था। इसीलिए आपने देखा होगा एक कहावत कही जाती है, और वो ये है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पलट के जवाब नहीं देते। कारण है क्योंकि कुत्तों को अगर पलटकर जवाब दे दिया जाए तो इससे कुत्ते की वैल्यू बढ़ जाती है।
इसका मतलब समझिएगा, अक्सर लोग छोटे लोगों के मुंह लगने से क्यों बचते हैं? गाली जब पड़ रही होती है तो एक बड़ा आदमी पलटकर गाली क्यों नहीं देता है? क्योंकि रेस्पॉन्स देना उस व्यक्ति को ऊंचा उठाने जैसा है। लेकिन हिंडनबर्ग यहां पर सही सिद्ध हो गया। उसने अडानी पर, क्योंकि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर पर, जो कि हाल ही में ऊपर निकल कर आया था, जिससे देश को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ गई थी, क्योंकि उसने देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनीज खड़ी कर दी थी। ऐसी स्थिति में उसकी जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो अपनी समकक्ष कंपनियों से 85% तक ऊपर चली गई थी। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट अपेक्षाओं का बाजार होता है, उम्मीदों का बाजार होता है। कभी भी वो रियल वैल्यू पर नहीं चलता, वो इमेजिनेशंस के साथ साथ संभावनाओं पर चलता है कि ये संभावित है कि एक दिन ऐसा होगा। इस मार्केट के अंदर जो चीजें ट्रेंड कर रही थी, इसी का जो दुरुपयोग किया वो हिंडनबर्ग ने किया। हिंडनबर्ग ने अपने द्वारा अडानी पर जैसे ही आरोप लगाए, आरोप लगाते ही शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आया। एक बार के लिए यह इंटेंशनली लगता है कि उसने एफपीओ के आने से पहले क्लेम किया था। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अडानी के एफपीओ आने से पहले रिपोर्ट देकर उसके शेयर को नीचे किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, और खुद शॉर्ट सेलिंग में उतर जाता है। अब यह क्या कहानी है शॉर्ट सेलिंग? इसको समझने के लिए आपको इस कंपनी की, जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए गौतम अडानी का स्टेटस देख लीजिए, वो लुढ़क कर 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में 11वें नंबर पर उनका नाम आ गया है। अडानी ग्रुप 65 बिलियन की वेल्थ अपनी लॉस कर चुके हैं, लूज हो चुकी है। हिंडनबर्ग जो 2017 में स्थापित हुई कंपनी थी, इसके बारे में यह कहा जाता है कि इसने जिस भी कंपनी पर हाथ रखा उसे बर्बाद कर दिया। उसके उदाहरणों में निकोला का उदाहरण दिया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको लेकर चलते हैं इस व्यक्ति के पास, इसका थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं। इस व्यक्ति का नाम है नाथन एंडरसन। नाथन एंडरसन। जो लोग ये कहें कि सर अब आप अडानी का पक्ष ले रहे हो, जी नहीं, मैंने 3 दिन पहले एक सेशन किया है जिसमें पूरी तरह से इस रिपोर्ट की ही चर्चा की है। इसलिए आप चाहें तो पहले उस रिपोर्ट को देखें। चूंकि अब जवाब अडानी ने दिया है तो अडानी का पक्ष भी आपको पता हो, इसलिए ये दोनों बातें समकक्ष रूप से कही जा रही हैं। मैं बार बार अडानी और इनका पक्ष साथ साथ नहीं रख सकता। 3 दिन पहले इनके ऊपर भी पूरी चर्चा बता चुका हूं। इनने जो सवाल दागे वो सारे सेशन में चर्चा में डाल चुका हूं, ठीक है? तो कृपया करके मुझे लपेटें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दूसरा पक्ष भी पता हो, फिर आपकी राय जो बने वो जरूरी है, क्योंकि अब अडानी जवाब दे चुके हैं। जवाब दे चुके हैं तो पहला पॉइंट तो यह कि इन्होंने कब निकाला, जब एफपीओ आने वाला। दूसरा पॉइंट अब सुनिए, यह व्यक्ति अपने इंट्रो में लिखता है कि यह शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। अब यह शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन। देखिए, मार्केट में 2 तरह के लोग काम करते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट को हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें तो शेयर खरीद करके बेचने की प्रक्रिया ट्रेडिंग कहलाती है। शेयर खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेडिंग 2 तरह से की जाती है। एक तरीका होता है कि आपने शेयर खरीदा इस उम्मीद में कि यह एक दिन ज्यादा महंगा होगा, शेयर खरीद लिया, और आपने शेयर खरीदा इस तरीके से कि यह एक दिन गिरेगा। ये दोनों ही प्रक्रिया शेयर मार्केट में चलती हैं। अब सवाल यह है, शेयर की उम्मीदें बढ़े, प्राइस बढ़े, यह आम आदमी चाहता है कि मैंने जो शेयर खरीदा, अगर मैंने 3000 रुपए का शेयर खरीदा है तो यह 3500 तक पहुंचेगा तो मुझे मुनाफा होगा। यह आम व्यक्ति की अपनी अपेक्षा है कि यार काश ऐसा हो, मेरा पैसा महंगा हो जाए, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन ये लोग थोड़े आगे वाले बुद्धिजीवी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी कंपनी से, अब जैसे अडानी के केस में ही मैं सीधा आ जाता हूं टू द पॉइंट। इस व्यक्ति ने क्या किया, अडानी के शेयर को किसी कंपनी से उधार में खरीद लिया। उधार में खरीद लिया से क्या मतलब है, ऐसे समझो। मान लो अडानी का एक शेयर 3000 रुपए का है। इस व्यक्ति ने क्या किया, किसी XYZ कंपनी से कहा कि मुझे आप 10,000 शेयर 3000 के भाव पर उधार दे दो। उधार का मतलब क्या हुआ, शेयर तो पहुंच गया किसके पास में, इस व्यक्ति के पास में, और जिससे उधार लिया उसको इसने पैसे दे दिए। ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए समय लूंगा। मान लो पहले 100 के हिसाब पे समझा देता हूं। मान लीजिए 100 शेयर थे, मैं ना इस हिसाब से समझा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए 100 शेयर थे 3000 के भाव पे, तो ये 3 लाख के पड़ गए साहब, ठीक है साहब। अब 3 लाख के शेयर, अब मैं ये मानता हूं कि ये व्यक्ति है नाथन। नाथन ने क्या किया, किसी एक्स कंपनी से कहा कि मुझे
आप उधार 3 लाख रुपए के शेयर दे दो। तो इस समय शेयर तो किसके पास आ गए? नाथन के पास। लेकिन ये कौन से शेयर हैं? उधारी के शेयर हैं। उधारी कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की। यानी नाथन इसको कितने रुपए दे चुका था? ऑलरेडी 3 लाख रुपए दे चुका था कि सर ये पकड़ो पैसे, मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दो। अब कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि यार कोई शेयर उधार क्यों लेगा? क्योंकि इसे अपना खेल पता था। खेल क्या पता था? कि इंडिया के अंदर अडानी का शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। चूंकि अपनी समकक्ष कंपनी से इसके भाव बहुत तेज ऊपर चल रहे हैं, नाथन को अपना ब्रह्मास्त्र पता था, क्योंकि इसने अपने जो रेज्यूमे है उसमें लिखा रखा है कि मैंने बहुत कंपनियों को बर्बाद किया है। तो नाथन के इसी रेज्यूमे के कारण हिंडनबर्ग रिसर्च जब प्रकाशित होती है, जैसे आज मैं और आप कुछ भी कहें कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, शायद कोई वैल्यू ना रखे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी जिसने पहले भी कुछ किया हो, जैसे डॉक्टर जयशंकर साहब, जब वो किसी देश के बारे में कुछ बोलते हैं तो बात में वजन लगता है। अजीत डोभाल जी NSA, अगर वो कुछ बोलते हैं तो वजन लगता है, क्योंकि करके बैठे हुए हैं। तो जो लोग करके बैठे हैं उनकी बातों में वजन होता है। इसकी बात में वजन क्यों था? क्योंकि ये पहले कईयों को निपटा चुका है। अब जब ये कईयों को निपटा चुका है तो बातों में वजन होना था। इसी कारण से जैसे ही इसने हिंडनबर्ग रिसर्च को पेपर को प्रकाशित किया कि भाई ये रिपोर्ट है, इसको पता था कि मेरी रिपोर्ट के आते मीडिया हाथों हाथ लेगी, क्योंकि मैं बोला। अब हाथों हाथ लेगी तो मार्केट में जहां 3,000 रुपए का अडानी का शेयर था, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जहां 3,000 रुपए का शेयर था वो गिर के धड़ाम से मान लो 2,000 का आ गया, माफी चाह रहा हूं, 2,000 रुपए का आ गया। ठीक है साहब। अब इसने चूंकि ये अनुमानित लगा लिया कि वो 3,000 का शेयर गिर के 2,000 पर मेरे कारण आएगा, इसलिए ये पहले से ही उधारी में शेयर खरीद के बैठा हुआ था। अब ध्यान से देखना, आप शेयर खरीद के बैठा था। अब इसको शेयर लौटाने हैं। किसके लौटाने हैं? इस सामने वाले व्यक्ति के, जिसका नाम क्या है? एक्स कंपनी। कितने शेयर लौटाने थे? 100 शेयर। 100 शेयर लौटाने के लिए इसे कितने शेयर और खरीदने होंगे? 2,000 के हिसाब से 2 लाख के शेयर इसको वापस करने थे। यानी एक प्रकार से इसने 3 लाख के अंदर शेयर उधार लिए थे, 2 लाख में ही मामला सेटल कर दिया और अपने पास में 1 लाख का मुनाफा कमा लिया। फिर से समझिए, 3 लाख देकर के उधार लिया था, माल लौटाया, वो लौटाने में मात्र 2 लाख में ही मामला सेटल हो गया। ये जो 2 लाख में मामला सेटल हुआ, इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शॉर्ट सेलिंग, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, जो ये अपने बारे में लिखता है। ये कंपनी करती क्या है? शॉर्ट सेलिंग करती है। कैसे करती है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी XYZ कंपनी से उधार लेके उसको वापस दे देना और अपनी रिपोर्ट के तुरंत बाद मामला सेटल कर देना, एक ही बार में करोड़ों रुपए बना लेना। अदरवाइज इतना दार्शनिक व्यक्ति लगता है क्या आपको कि 5 एम्प्लॉय लेकर के दुनिया भर के लिए करप्शन फ्री, दुनिया को एकदम व्यापारिक रूप से एकदम वो जो काम बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं नहीं कर पाई वो ये करेगा? भाई देश के अंदर सेबी बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाया है, ये ऐसा काम करेगा कि अडानी का सच बाहर उजागर करेगा। मतलब इसका खुद का निहितार्थ स्वार्थ क्या है, उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया हो। एनीवे, तो फिलहाल के लिए अडानी ने अपना जवाब दिया। इस व्यक्ति ने जो सवाल पूछे थे, आज भी इसको पता है अडानी जितना इससे उलझेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी और शेयर की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि अडानी जब 67 बिलियन डॉलर का लॉस उठा चुका है 3-4 दिन में, इसका मतलब नेटवर्थ तो 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की थी। तो 200 बिलियन डॉलर देख लो ना, 218 बिलियन डॉलर की वर्थ वाला आदमी है, उसकी वैल्यू गिरने में ज्यादा आनंद आएगा। ये उतने ही सवाल उस पर बार बार दाग दे रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही तरीके अपना रहा है जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पर अपनाए थे कि बेटा तुमको लपेटेंगे, कि तो अगर हम जीत गए तो शीला दीक्षित जेल में होंगी। कोई शीला दीक्षित जेल में नहीं, कोई अंबानी अडानी जेल में नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 2-2 राज्यों के अंदर अपना सीएम बिठा दिए हैं। समझ रहे हैं आप? ये तरीका होता है। कभी भी आप पॉलिटिक्स को भी इसी तौर पर अंदाजा करिएगा। आपने एक नेता को पकड़ा जो बड़े नेता को लगातार टारगेट कर रहा है कि तुम बेटा एक बार मेरा नाम ले दो, मैं हिट हो जाऊंगा, कि इसने नाम लिया, ठीक है,
तो ये तरीके हैं मार्केटिंग के, मतलब थोड़ा सा तरीका है, लेकिन इस तरीके में जो इसने आरोप लगाए, उन आरोपों में अडानी ने क्या जवाब दिया अब वो सुन लीजिए। पहला, अडानी ने जवाब दिया कि आपने यह रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमले के रूप में इस्तेमाल की है। मतलब हिंडनबर्ग से कहा गया कि आपने रिपोर्ट उस समय निकाली जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। मार्केट में देखिए, शेयर मार्केट क्यों कहा जाता है कि ये केवल इमेजिनेशन, उम्मीदों का गेम है। उम्मीदों का गेम इसलिए है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनेगी। उस उम्मीद में आपने एक प्रकार से उस पर हमला करके उम्मीदें तोड़ दी। क्योंकि शेयर मार्केट में जो व्यक्ति पैसा, देखो आप और हम अगर ये पूछें कि दुनिया में कहीं भूत होता है तो उसका सीधा सा आंसर है वो शेयर मार्केट में बैठा होता है। शेयर मार्केट में लोग इतना जबरदस्त तरीके से डरते हैं और वहां भूत का नाम होता है सूचना। सूचना जैसे अचानक देश में कहीं भी ये सूचना आ जाए कि भाई फलानी जगह पर अर्थक्वेक आया है, शेयर मार्केट में भगदड़ मच जाएगी। किसी को नहीं पता है क्यों मच रही है, और डरो डरो क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है सब लोग वहां चोरी छुपे पहुंचे हैं और ये तो किसी को पता चल जाएगा हम यहां थे। तो वहां पर बहुत ही कम प्रैक्टिशनर टाइप के लोग उपस्थित होते हैं। शेयर मार्केट में जो रियल ट्रेडर्स, पढ़े लिखे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत कम होते हैं। आप हम जैसे ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जाना, केवल अखबारों की न्यूज पढ़ी है और शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट उम्मीदों का मार्केट होता है। बम फटते ही लोग भागने लगते हैं। दूसरी बात, आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई है। अडानी ने यहां पर बात करते हुए कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात कि आपकी मंशा में यह साफ दिखता है कि आपने झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटी मार्केट में जगह बनाने की सोची। क्यों? क्योंकि तुम भी खरीदना चाहते थे, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके। यानी तुम चाहते हो कि जितना ज्यादा हम नीचे गिरेंगे उतना ज्यादा तुम्हारी फायदे होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना 3 लाख का शेयर से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सोचो 2000 की जगह वो शेयर 100 रुपए का रह जाए। इस व्यक्ति ने, हिंडनबर्ग कंपनी ने, एक कंपनी निकोला नाम से थी, उसको इतना नुकसान पहुंचाया था कि 1.5 लाख करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी रह गई थी, बर्बाद ही कर दिया था। अब उस समय पर यह शेयर खरीद लेता है। तो यानी कि तुम सूचना का दुरुपयोग कर रहे हो और इस तरह का काम करना भी कानूनन रूप से गुनाह है। कानूनन रूप से गुनाह है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यानी हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयती का सबूत दिया। कैसे? आपको जब पता है कि हमारा एफपीओ आने वाला है, आप उस समय रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। दैट मींस आप चाहते हैं कि हमारा एफपीओ पिटे और आप उस समय हमारे शेयर खरीद लें। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी यह रिपोर्ट ना तो स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। चलिए ठीक है, अब अडानी ग्रुप ने डिटेल्ड रेस्पॉन्स जो हिंडनबर्ग को दिया, आप वो अडानी के ट्वीट से जान लीजिए। आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट सेशन में जो जानकारी दी थी उसमें बताया था कि हिंडनबर्ग ने अडानी से 88 क्वेश्चंस पूछे थे। 88। जब अडानी ने तुरंत रेस्पॉन्स दिया था तो उसके ऊपर 88 क्वेश्चन हिंडनबर्ग ने डाल दिए थे कि हमारे ये सवाल हैं, इन पर आप जवाब दो। तो अब यहां पर इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और जवाब देते हुए क्या कहा है, देखो, जैसे आपने हिंडनबर्ग का पक्ष जानकर शेयर बेचने शुरू किए, ऐसे अडानी का पक्ष जानकर के भी थोड़ा दिमाग सेटल कर सकते हैं। कैसे? देखो, नॉट वन ऑफ दीज 88 क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट और जर्नलिस्टिक फैक्ट फाइंडिंग। तुमने जो 88 प्रश्न लिखे हैं इनमें कोई फैक्ट नहीं है। They are simply selective regulations of public disclosure और Reuters Innodos coloring rumor as fact। अब ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्ट में 88 सवालों के जवाब मांगे गए थे हिंडनबर्ग ने। 65 सवाल ऐसे थे जो दे हैव बीन ड्यूली डिस्क्लोज्ड बाय अडानी पोर्टफोलियो कंपनीज इन देयर रिपोर्ट अवेलेबल। देखना, ध्यान से समझना, 88 सवालों में से 65 सवाल अडानी खुद बोलते हैं कि ऐसे थे जिसके बारे में हमने खुद ने अपने पब्लिक की जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, कंपनी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसमें लोग अनाउंस कर रखे थे कि ये चीजें ऐसी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक और जानकारी देता हूं। इंडिया में कोई भी कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो झूठ नहीं बोल सकती, उसे अपना कर्ज भी उजागर करना होगा। इंडिया में जो भी एक बार के लिए प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बन जाती है उसे अपनी सालाना सारी जानकारियां पब्लिक में रखनी पड़ती हैं। आप कई बार नहीं सुनते क्या, इस कंपनी पर इतने करोड़ का कर्जा है, ये कंपनी बताती है, डिस्क्लोज करना है, कंपनी लॉ है इंडिया का, वो सब बताएगा। आपने किससे इन्वेस्टमेंट ले रखा है, कितना कर्जा है, किसको कर्जा दिया हुआ है, सारी बातें बतानी होती हैं। एग्जैक्टली यहां पर ध्यान से देने की बात यह है कि हमारी कंपनीज ने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर एनुअल रिपोर्ट में 65 सवालों के जवाब
खुद से दिए हुए हैं। आप ये खुद भी देख लीजिए ताकि आपको लगे कि हां आपने भी पढ़ा था कुछ। देखिए 65 ऑफ दीज रिलेटेड मैटर दैट हैव बीन ड्यूली डिस्क्लोज्ड बाय अडानी पोर्टफोलियो कंपनीज इन देयर एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ऑफरिंग मेमोरेंडम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी तुमने कोई चीज पूछकर हमसे कोई बड़ा काम नहीं किया और फिर तुम होते कौन हो तुम्हें जवाब दे, लेकिन तुम्हारे कारण इतना नुकसान हो चुका है तो जान लो कि तुम्हारे सवालों में से 65 जवाब हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। इसके बाद में बचे हुए रह गए 23 सवाल, 55 में से 65 में से, अब 65 के बाद 23 सवाल की अगर हम बात करें तो उनमें से 18 सवाल पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं। मतलब यह हुआ कि तुम्हारे 23 में से जो 18 सवाल हैं वो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए सवाल हैं। उसके बाद बचते हैं 5 सवाल, वो केवल बेसलेस एलिगेशन हैं जो कि इमेजिनेशंस के आधार पर तैयार किए गए हैं। यानी कि पूरे की पूरे 88 सवालों का यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में अडानी की तरफ से रिप्लाई आ गया। ठीक है, इतना ही नहीं, अडानी ने जो और कहा वो सुनिएगा। इन्होंने कहा कि फ्रॉड कैन, अब देखिए आप, ये अडानी का रिप्लाई गया। इसके बाद में फिर क्या बोला ये हिंडनबर्ग, क्योंकि हिंडनबर्ग तो तैयार बैठा है कि तुम सीधा बस एक बार हमसे झगड़ा कर लो, तुम्हें सीधा सेट करेंगे। सेट करने के लिए क्या हुआ, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फ्यूस्केटेड बाय नेशनलिज्म। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, अडानी ने जब जवाब दिया ना तो राष्ट्रवाद के नाम पर दिया कि तुम्हें देश की तरक्की दिखाई नहीं पड़ती। ये गुरु फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें जो धीरूभाई अंबानी का रोल कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, वो कोर्ट में खड़े होकर जब डायलॉग देते हैं कि मेरे साथ पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो अडानी ने वही पैतरा हिंडनबर्ग के सामने चला कि तुमने देखा नहीं इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अडानी अपने साथ इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कहकर इन्होंने हिंडनबर्ग को टाइटल किया। तो हिंडनबर्ग ने कहा देखो तुमने गलती की है, इसको राष्ट्रवाद की आड़ में मत छुपाओ। अच्छा, आपने इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बार ऐसा देखा होगा, जब भी देश में राजनीतिक पार्टी चुनावी सरगर्मियों में होती हैं उस समय एक ना एक पार्टी राष्ट्रवाद का सहारा लेती है कि राष्ट्र के नाम पर हम एक हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरा आदमी सोचता है कि मैं इनके खिलाफ बोला तो देशद्रोही प्रूव हो जाऊंगा, और आपने ये अपने इलेक्शंस में बहुत देख लिया है। तो हिंडनबर्ग ने इनको सीधा कहते ही कह दिया देखो यहां राष्ट्रवाद लेके बीच में मत आ जाना कि राष्ट्र को तुम नीचा दिखा रहे हो, तुम जो फ्रॉड कर रहे हो वो उससे भी करना राष्ट्रवाद है। चलो आप हिंडनबर्ग का तथ्य भी जान गए, फिर इनके तथ्य पर आते हैं। तो फिर अडानी को हिंडनबर्ग कहता है कि धोखा तो धोखा होता है, आपने धोखा किया है और सोच समझ के किया है, हमने जो सवाल पूछे थे उसमें से आप किसी का जवाब नहीं दिए। हिंडनबर्ग ने कहा कि 62 सवाल 88 में से ऐसे जिनका तुम जवाब ही नहीं दे पाए हो, तुमसे क्या कर लें। हिंडनबर्ग ने कहा अडानी ग्रुप रेस्पॉन्स लार्जली कंफर्म्ड फाइंडिंग इग्नोर्ड द की इश्यू रेज्ड, कि तुम जो जवाब दे रहे हो ये बस इधर उधर की बातें कर रहे हो, असल मामले में जवाब दे ही नहीं रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। कोई बात नहीं भाई साहब, इस हिंडनबर्ग के जवाब के बाद में जो शेयर मार्केट में गिरावट आई है वो आप इधर देख लीजिए। अडानी के शेयर सब धड़ाम नीचे आ गए साहब। अब जब शेयर नीचे आ गए तो ये सारे लॉसेस की खबर है, अडानी का साबला मामला फुल होने लग गया। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बहुत सारा तो कर्ज है, मार्केट में मैनिपुलेशन है, अकाउंटिंग में गलती है और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। यह भी दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की सभी प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है और कर्ज ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब हुआ कि टेक्निकली तुम्हारी वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मतलब उम्मीदों के कारण इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब लोग तो सब, मैंने कहा ना शेयर मार्केट तो मैनिपुलेशन पे, एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। अडानी ग्रुप प्लान इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द ग्रुप कंपनीज। अब यहां पर खेला क्या होता है, अब इससे बचने का तरीका क्या है, अडानी को क्लीन चिट कौन दे। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, या फिर ज्यादा बड़ा कर दो कि शेर के गले में घंटी कौन बांधे। और अब उस समय जब शेर पागल हो चुका है, पागल कैसे हो चुका है, क्योंकि असल में अडानी का जो हाल इस समय हो रखा है वो तो पेंडुलम हो गया, धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। अब क्या करें, अडानी ने सोचा कि अब इससे बचने का तरीका यह है, जब हिंडनबर्ग का जितना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हमारी रिपोर्ट से हम तहस नहस कर देंगे, तो अब कोई तो ऐसा होगा जो अपनी रिपोर्ट निकालकर यह कहे कि नहीं अडानी सही है। ऐसा भी होता है, दुनिया भर के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो दूसरी कंपनियों का ऑडिट करती हैं
केवल ऑडिट करने का काम करती हैं। आप में से कईयों को याद होगा, हम कई बड़ी अम्माओं के नाम लेते हैं जिसमें से मूडीज वगैरह का नाम लिया जाता है ना। ये क्या करती हैं, दूसरी कंपनियों की ऑडिट करती हैं। और भी बहुत सारी जैसे क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी है, ये ऑडिट करते बताती हैं कि ये कंपनी कितनी सही है कितनी खराब है। फिच जैसे कंपनी है ना। तो इन लोगों से मिलकर के अडानी जो है वो दुनिया की 6 बड़ी कंपनी जो अकाउंटिंग के लिए जानी जाती हैं उनसे अपनी ऑडिट करवाने को तैयार हो गए हैं कि एक काम करो, बजाय ब्लेम गेम खेलने के कि हम तुम्हारे सामने बताएं कि हम कितने सही हैं, ये काम जो अडानी करने जा रहे हैं ये लगता है कि एक बार के लिए अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि सत्यता है तो सामने आनी चाहिए। और अगर हिंडनबर्ग एक प्राइवेट कंपनी होकर दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है तो और 6 बड़ी कंपनियां रिसर्च करके बताएं कि अडानी कितना सही और कितना गलत है। तो अडानी इस काम को कराने के लिए तैयार हो गए, भैया तुम रिसर्च कर लो, ये ले लो सारा डेटा, हमारे ऊपर जांच बिठा लो। लेकिन इसी बीच में जो अभी आप अपन ने दोनों ने बात करना शुरू किया था, शॉर्ट सेलिंग करता है हिंडनबर्ग, इस पर सेबी बोला है कि भैया हम इस पर रिपोर्ट आती है। देखो सेबी का कोई बयान नहीं आता है, सेबी में कोई प्रवक्ता नहीं बैठा है। सेबी जांच कर सकती है इस बात की कि यह जानबूझकर इंडिया के मार्केट को डाउन करने का प्रयास तो नहीं था, क्योंकि आरोप है कि ऐसा किया गया है जानबूझकर, तो सेबी को इस बारे में जांच करनी चाहिए। तो सेबी अटॉर्नी जनरल मे टेक एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग एज इट रिपोर्ट्स इज बेसलेस बेस्ड ऑन लाइज, ऐसा अडानी ग्रुप के सीएफओ का कहना है। मतलब इस बात पर सेबी जांच कर सकती है। अडानी ने अब अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या किया, भाई मार्केट जब नीचे जा रहा है, लोग पैसा निकालने लग रहे हैं, तो अडानी के भी तो अपने कॉन्टैक्ट्स होंगे। आरोप यह लग रहा था कि साहब एलआईसी ने इतने करोड़ रुपए लगा दिए। अब ऐसी स्थिति में 400 मिलियन, अब 400 मिलियन डॉलर कितना होता है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई 400 मिलियन डॉलर के अंदर, मैं थोड़ा सा जीरोज में कंफ्यूज हो जाता हूं, एक बार जीरो जोड़ लेना भाई, 3 3 6, हाँ भाई ये 1 मिलियन है, ये 400 मिलियन है, और अब इसके साथ में 86 लगा देना, या 80, आप तो 80 लगा देना ताकि राउंड फिगर में कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरे हिसाब से 8 चौका 32, 3 जीरो इधर और 6 जीरो इधर, ये सिंपल कैलकुलेशन है अगर मैं सही कर पा रहा हूं तो, है ना। 3 3 6 3 3 9 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ का 10 करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़। हाँ भाई लगभग 3200 करोड़ रुपए, 3 3 6 और 7, जी हाँ 3200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने आ रहा है। कौन आ रहा है आइए दिखाते हैं। 400 मिलियन डॉलर यूएई का रॉयल परिवार अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, यह दिखाता है कि दूसरे देश ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं और लोग शेयर परचेज भी कर रहे हैं। अरे वाह, अपन बहुत सही पहुंच गए थे, 3260 करोड़, हमने 3200 करोड़ रुपए बोला था, सही कैलकुलेशन है, ठीक है। 3260 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए यूएई का रॉयल परिवार अडानी में आ रहा है। तो अडानी ने यह काम क्यों किया कि लोगों को यह ट्रस्ट लगे कि भाई ऐसा ना हो कि तुम लोगों को लग रहा हो कि हम तो तुम्हारा ही पैसा खा रहे हैं और भी लोग हम पर निवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो फैमिलीज हैं, बड़े पैसे घराने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ ने कहा है कि वे 9000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे अडानी के अंदर। इससे क्या होगा, पब्लिक सेंटीमेंट में देखिए अडानी की वैल्यूज कैसे बढ़ी हैं। अभी तक लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो मार्केट को उम्मीद जगी है, तो ये इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है और कंपनीज से। इससे क्या होगा, इससे अडानी में फिर से इन्फ्लो आने लगेगा। सूचना यह है कि अडानी के भाव बढ़ सकते हैं। आप लोग पता चले कि और नीचे आएगा तब देखेंगे, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अडानी ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है भाई, पूरा भारत लगा है उसके साथ में, सरकार लगी है साथ में, समझ जाओ, ठीक है। तो हिंडनबर्ग का थोड़ा सा इतिहास भी जान लो। हिंडनबर्ग इससे पहले ये काम क्या कर चुका था, रिपोर्ट के अंदर क्या करता था वो मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्या होती है ये मैंने बता दिया था। ये मैंने जो आपको समझाया वो मैंने पूरा आपको शॉर्ट पोजीशन क्या होता है ये बता चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसने पहले किस कंपनी को बर्बाद किया था। 2020 के अंदर एक इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण करने वाली कंपनी थी जिसका नाम था निकोला, जिसके कारण से इस नाम को, किस नाम को, ये जो आदमी है ना नाथन नाम जो है, नाथन एंडरसन, ये नाथन एंडरसन नाम का जो व्यक्ति है, ये नाथन एंडरसन नाम का व्यक्ति पहले सुर्खियों में क्यों आया था, क्योंकि इसने एक निकोला कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे।
उस कंपनी के रिपोर्ट के बारे में हिंडनबर्ग ने कहा था कि ये कंपनी लोगों से पैसे तो ले रही है लेकिन पैसे लेकर के बना कुछ नहीं रही है। निकोला असल में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी थी, वो लोगों से पैसा तो खूब ले ली थी लेकिन ट्रक एक भी नहीं बनाई थी। हुआ भी यही, जब जानकारी निकल कर आई तो पता चला कि कुछ है ही नहीं, ये तो एकदम ही फर्जीवाड़ा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो और पैसे कमा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये था कि ये जो कंपनी है ना, उसको उसकी वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ से घट करके 11,000 करोड़ रुपए रह गई थी। कम से कम अडानी के केस में ये तो है, चाहे वो एसीसी सीमेंट बनाता हो, चाहे फिर वो पोर्ट बनाता हो, जो बनाता है वो दिखता तो है, चाहे सोलर एनर्जी में पैसे लगाता हो, ग्रीन एनर्जी में पैसे लगाता हो, ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीदता हो, वो फिजिकली दिखती हैं। फिजिकली दिखती हैं तो कम से कम ये तो है कि ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है पैसे का। हाँ, ओवर वैल्यूड ज़्यादा करता है। ओवर वैल्यूएशन के अंदर उसका खुद का कंट्रीब्यूशन यही है कि वो लोगों को पैसे लाने के लिए कन्विंस कर लेता है। ठीक है, बाकी अब आपके पास दोनों पक्ष पूरे हो चुके हैं। पहले जो हमने एक सेशन किया था वो सेशन किया था उस रिपोर्ट पर, अब जो हमने सेशन किया है ये सेशन किया अडानी की तरफ से। अडानी ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है भाई, पैसा हमें जो है ना, मतलब इस तरह से मत समझिए आप स्पॉन्सर्ड हैं। मेरा काम आपके सामने सारी बातें रखना है, आप अपना कंक्लूजन निकालें और अधूरे ज्ञान से ना निकालें, मेरा प्रयास यही रहता है। ठीक है, चलिए बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमारा जो फायदा है वो इसमें है, इस पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान दें। रेफरल कोड है हमारा अंकित 10 अनअकैडमी पर, जिस पर आज भर आपको 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है हर कोर्स पर, चाहे वो आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी जिसमें भी हो। अगर आप यूपीएससी प्लान कर रहे हैं तो जरूर प्लान कर लें, क्योंकि आज और इसकी सेल को एक्सटेंड किया गया, जिसमें 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 64,000 रुपए में आप लोगों को दिया जा रहा है। इजी ईएमआई पर भी आप इस बैच को ले सकते हैं, जो कि 4,364 रुपए प्रति माह बिना ब्याज की किस्तों पर आपको मिल रहा है। धन्यवाद।